नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम सफलता बैच के थ्रू हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के थ्रू क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 15 और 16 क्या हैं, यानी कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध और इसके साथ ही साथ लोक नियोजन में अवसर की समता। तो लोक नियोजन में अवसर की समता के तहत हमने आरक्षण व्यवस्था को देखा था, जिसमें आरक्षण पद्धति कैसे लागू हुई। और अभी हाल ही में 2019 में मोदी सरकार ने जो आर्थिक आरक्षण दिया था आर्थिक आधार पर, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, और इसके साथ ही साथ तो सवर्ण वर्गों को जो आरक्षण दिया गया, क्या ये वैधानिक था, ये सब हमने देखा था। तो दोस्तों, आप जो है क्लास के साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखते रहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्लास से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है इस सफलता बैच के थ्रू जो है अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी क्लास क्या है, क्लास 10 है। और इस क्लास 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आर्टिकल 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अब छुआछूत का अंत, ये शब्द आर्टिकल 17 में दिया गया है। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि किसी भी प्रकार से छुआछूत को क्या नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। हर प्रकार से छुआछूत को क्या किया जाएगा, निषिद्ध किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, इसका क्या मतलब है, छुआछूत से क्या मतलब है। तो छुआछूत शब्द को जो है न तो भारतीय संविधान में कहीं वर्णित किया गया है और न ही किसी अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है। छुआछूत शब्द को न तो भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो हम छुआछूत से क्या समझें कि दरअसल छुआछूत का तात्पर्य क्या है। तो मैसूर उच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में एक बात कही, इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि दरअसल छुआछूत का जो तात्पर्य है वो ऐतिहासिक जड़ें हैं इसकी। दरअसल किसी जाति विशेष के लोगों या जन्म से उसके लोगों को छुआछूत या उससे अनटचेबिलिटी मानना, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक सेवाओं, सामाजिक निर्योग्यता, यानी कि कुछ वर्गों के कुछ वर्गों के कुछ वर्गों के कुछ लोगों को कुछ वर्गों के कुछ लोगों को जन्म से अयोग्य मानना। क्या मानना, अयोग्य मानना, अयोग्य मानना। ये मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पृश्यता का तात्पर्य क्या है। तो आर्टिकल 17 जो है उसने अस्पृश्यता के अंत की बात कही और कहा कि राज्य इस हित में कदम उठाएगा कि अस्पृश्यता का अंत हो सके। तो
राज्य ने जो है 1955 में, राज्य ने जो है 1955 में, राज्य ने जो है 1955 में क्या किया, अधिनियम पारित किया। क्या किया? अधिनियम पारित किया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। क्या? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम घोषित किया गया, इसके थ्रू क्या किया गया, अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया, दंडनीय घोषित कर दिया गया। और 1976 में जो है इसके प्रावधानों को और कड़ा करते हुए, 1976 में जो है इसके प्रावधानों को और कड़ा करते हुए इसका नाम जो है बदल दिया गया और रख दिया गया सिविल अधिकार, सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि 1955 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम हुआ करता था, 1976 में उसमें संशोधन करते हुए उसके प्रावधानों को और कड़ा करते हुए उसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया क्या, सिविल अधिकार अपराध अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। अब यदि किसी व्यक्ति को जन अधिकार या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सजा मिलती है या वो दोषी करार दिया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है विधानमंडल के, संसद के, यानी कि संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता, वो निरयोग्य हो जाएगा। तो इतने कड़े प्रावधान हैं इसके, ये आपको मालूम हो गया कि यदि कोई व्यक्ति इसके तहत क्या हो जाता है, दोषी करार दिया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है विधानमंडल के और संसद सदस्यों के, या कह सकते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए योग्य नहीं रहता। तो ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 17। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुओं से पानी लेने में या सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकता है, तो ये क्या है, अनटचेबिलिटी का एक रूप है। क्या है? अनटचेबिलिटी का एक रूप है। इसके साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो है धार्मिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर रोकता है या छुआछूत करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो ये क्या है, छुआछूत का एक रूप है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक आधार पर यदि किसी के साथ क्या किया जाता है, छुआछूत, किसी व्यक्ति विशेष को किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोका जाता है, तो क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी। और उसके खिलाफ क्या, 1976 के संशोधन के तहत जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1955 में, उसके तहत केस हो जाएगा। तो ये था आपका आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 18 है। क्या है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत से क्या मतलब है? जैसा कि आपको पता है औपनिवेशिक काल में
जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कई प्रकार की उपाधियां धारण किया करते थे। महासम्राट, महाराज धराज, राजा, महाराजा, दीवान, ये सब क्या थीं? उपाधियां थीं। राय बहादुर, बहादुर। तो इन सब उपाधियों का क्या कर दिया गया? उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, राय बहादुर, राय बहादुर आदि, इनका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। इसके साथ ही साथ इसका जो दूसरा पैरा जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है भारत का, कोई भी व्यक्ति जो है या राज्य जो है सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय क्या नहीं देगा? उपाधि नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा। तो इसमें कह दिया गया आर्टिकल 18 के पैरा 2 में कि सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय क्या नहीं दिया जाएगा? उपाधि नहीं दी जाएगी। केवल कौन कौन सी 2 उपाधि दी जा सकती हैं? एक तो सेना से रिलेटेड और एक शिक्षा से रिलेटेड। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है कि कोई भी भारत का नागरिक, 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 कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब इससे क्या हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक विदेश से अगर कोई उपाधि मिलती है तो क्या नहीं कर सकता? उसे ग्रहण नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 18 में ये सब दिया गया है कि उपाधियों का अंत की बात की गई है, बशर्ते सेना और शिक्षा इसके अपवाद हैं। इसके साथ ही भारत का नागरिक विदेशी राज्य से क्या नहीं करेगा? उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब क्या हम ये देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति या हम कह सकते हैं यदि कोई विदेशी व्यक्ति, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में किसी विश्वास के पद पर, किसी विश्वास के पद पर या लाभ के पद पर, या लाभ के पद पर विराजमान है, क्या है? विराजमान है। तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी के सिवाय, राष्ट्रपति की मंजूरी के सिवाय क्या नहीं करेगा? विदेशी राज्य से
विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये आर्टिकल 18 है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर विराजमान है, तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति भी क्या नहीं कर सकता, विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। एक कंडीशन है जब वो अर्जित कर सकता है उपाधि को। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है यदि राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तो वो व्यक्ति जो है उपाधि ग्रहण कर सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर विराजमान व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के सिवाय कोई भेंट, उपलब्धि या पद धारण नहीं करेगा। सेम यही है कि कोई व्यक्ति यहाँ से कोई व्यक्ति जो है भारत में किसी लाभ के पद पर विराजमान है, तो वह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के सिवाय क्या नहीं करेगा, कोई पद उपलब्धि और उपाधि धारण नहीं करेगा, उपाधि धारण नहीं करेगा। तो जब ये बात आई कि उपाधियों के अंत की बात की गई है आर्टिकल 18 में, तो सबसे पहले जो है मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया, 1977 में जो है मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो पुरस्कार चलते हैं उनको समाप्त कर दिया। 1977 में क्या किया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। अब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री सम्मान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, इन्होंने क्या किया, इनको फिर से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इन तीनों सम्मानों को क्या कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन तीनों सम्मानों को क्या कर दिया 1980 में इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये तो सामान्य सा फैक्ट है, लेकिन यूपीएससी ने इस बार के 2021 के प्री में यही क्वेश्चन पूछ लिया कि जो ये तीनों सम्मान थे वो कितने साल के लिए बीच में बंद कर दिए गए थे, नहीं दिए गए थे। तो देखिए 1977 में बंद कर दिए गए, 1980 में फिर से शुरू कर दिए गए। कितने साल हो गए? 3 साल। कितने साल हो गए? 3 साल। तो यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो आपको हर बारीकी से हर लाइन पढ़नी है, हर नॉलेज प्राप्त करनी है बारीकी से, जिससे कि कोई पॉइंट छूटे ना। और यूपीएससी को एज्यूम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि दरअसल यूपीएससी का जो क्वेश्चन बनाने का एरिया है वो क्या है, कहाँ से क्वेश्चन उठाती है यूपीएससी, किस टाइप के क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी, फैक्चुअल बनाती है, कॉन्सेप्चुअल बनाती है। आजकल तो यूपीएससी जो है कॉन्सेप्चुअल के साथ फैक्चुअल भी देने लगी है।
पहले क्या हुआ करता था, पहले कॉन्सेप्चुअल हुआ करते थे मैक्सिमम क्वेश्चन, आजकल 40-60 का एवरेज रहता है, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों, और इंटरलिंकिंग तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो यूपीएससी को समझना अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ी तारीफ की बात है। तो यूपीएससी तो अपने आप में यूपीएससी है, यूपीएससी की क्या तारीफ करें। तो 1977 में क्या है, पद्म भूषण और पद्मश्री को समाप्त कर दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार में, और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे क्या किया, फिर से शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि 18वां आर्टिकल वो कहता है कि उपाधियों का अंत, क्या कहता है, उपाधियों का अंत। इसके बाद जो है, जब बात गई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये वैलिड हैं, क्या ये सम्मान जो है वैलिड हैं, आर्टिकल 18 के विरुद्ध नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये क्या है, वैध हैं, क्या हैं, वैध हैं। और लेकिन ध्यान ये रखा जाना चाहिए, ये सम्मान जो है किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। प्रत्यय उपसर्ग का मतलब, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, नहीं, ऐसे प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, केवल सचिन तेंदुलकर। तो ये हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दे दिया, इनको वैलिड करार दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो समझने लायक है, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 कहता है अनुच्छेद 19 दरअसल ये कहता है, हमने आपको शुरू में बताया था कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो समता का अधिकार की बात करता है, वो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। क्या करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कुछ मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ मामलों में स्वतंत्रता का अधिकार। अब कुछ लोगों को स्वतंत्रता मिल जाए तो वो मतलब अपने मन मर्जी, न समाज का देखना, न सार्वजनिक लोगों का देखना, सार्वजनिक स्थल पर नहीं देखना। तो इसी वजह से क्या किया गया है, इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि स्वतंत्रता जो है वहाँ तक न्यायोचित है जहाँ तक किसी दूसरे के अधिकार प्रतिबंधित ना हो, या दूसरे का अधिकार क्या हो, नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। तो आप अपनी स्वतंत्रता का उतना ही प्रयोग करिए जितने से कि आप भी जो है उचित रहें और सामने वाला भी, उसको भी उचित प्रतीत हो या अच्छा फील हो। ऐसा नहीं है कि आप रात को 3 बजे जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है हमको, हम रात में डीजे बजाएंगे अपने रूम पे, और सामने वाले को नींद उड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है सार्वजनिक क्या हो जाएगा, सार्वजनिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पर प्रतिबंध लग जाएगा, आपकी स्वतंत्रता हनन हो जाएगी। तो ये क्या है, आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 जो है उसमें दरअसल 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। आर्टिकल 19 में जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 19 के जो एफ में जो स्वतंत्रता दी गई थी उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार की या संपत्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। तो हम देखते हैं दरअसल जो बात कही गई है कि दरअसल 6 प्रकार की अभी स्वतंत्रता हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहली स्वतंत्रता जो है 19 के ए में, वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक मिनट। आर्टिकल 19 ए, बी, सी, डी, ई, जी। ठीक है। तो ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो आर्टिकल 19 के बी में है, यानी कि ख बोल सकते हैं जैसे हम, उसमें है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगम या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। तीसरा है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। और जो चौथा है वो है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। मतलब आपको ये ऐसे ही याद करने हैं कि आर्टिकल 19 के ए में क्या दिया गया है, आर्टिकल 19 के बी में क्या दिया गया है। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही बनते हैं कि आर्टिकल 19 के ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये सब आपको ऐसे ही एज इट इज याद करने हैं। अब हमारे ने क्या देखा, आर्टिकल 19 के डी में क्या है। आर्टिकल 19 के डी में जो है, आर्टिकल 19 के डी में जो है, आर्टिकल 19 के डी में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। इसके बाद जो आर्टिकल 19 का जो ई है, उसमें कहा गया है कि राज्य क्षेत्र में घूमने बस जाने, राज्य क्षेत्र में घूमने, राज्य क्षेत्र में घूमने बस जाने और निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। और जो लास्ट है वो है कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। क्या है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब जो है आपको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में हट जाता हूँ। चलिए, तो हमने देखा कि आर्टिकल का जो 19 का ए है वो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो बी है वो कहता है शांति एवं न्याय सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब हम इनको जो है बारी बारी से समझते हैं कि दरअसल कहने का मतलब क्या है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में क्या होता है, आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, आप पर पाबंदी नहीं है। वाक एवं बोल सकते हैं और उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक एवं न्याय सम्मेलन का
तो शांतिपूर्वक एवं न्याययुत सम्मेलन का अधिकार क्या क्या मतलब है? यानी कि आप जो है बिना हथियारों के क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा जो है उसमें कहा गया है कि संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये ग्रुप जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब कि किसी गलत कार्य को अंजाम देने के लिए नहीं होना चाहिए। आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, और इन सब पे जो है बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या क्या प्रतिबंध है। हम बोल सकते हैं कि ये देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और लोक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था का मतलब जो समाज की व्यवस्था बनी हुई है वो भंग नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, इन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इसके भी कुछ प्रतिबंध हैं। जैसे कि जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, आर्टिकल वो अनुसूची 5 और 6 जो है, जो क्षेत्र घोषित होते हैं उसमें आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनकी जनजातियों की संस्कृति जो होती है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या नहीं जा सकते, जनजातीय क्षेत्रों में। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। एक वेश्या जो होती है वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं रखते, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है नैतिक रूप से। एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोक स्वास्थ्य पर या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो उस व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो उस व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे कि एक एड्स वाला व्यक्ति है, तो एड्स व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोका जा सकता है। ई है राज्य क्षेत्र में घूमने, बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता। आप जो है राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, बस सकते हैं, और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं फ्रीडम से। लेकिन अब आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देने रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने आने जाने की स्वतंत्रता। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको विदेश में घूमने का अधिकार नहीं है, विदेश में आने जाने का अधिकार नहीं है क्या? यदि विदेश में घूमने का अधिकार है तो बताइए किस आर्टिकल के तहत वो आपको मिलता है। क्वेश्चन ये, और इसका आंसर मुझे चाहिए कल। क्या चाहिए? कल। कि विदेश में घूमने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो दोस्तों हमने देखा आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है। अब इसमें जो है आर्टिकल 19 का 1 जो है, आर्टिकल 19 का 1, आर्टिकल 19 का 1, इसमें भी कुछ अलग से दी गई हैं। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब वो प्रेस नहीं जिससे आप इस्त्री करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया को स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा जो है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। और जो तीसरा है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। और जो तीसरा है वो है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। क्या है? प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए
हड़ताल का अधिकार नहीं है। क्या है? हड़ताल का अधिकार नहीं। तो प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। फोन टैंपिंग के विरोध अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब क्या है? आर्टिकल 19 के 1 में दिए गए हैं। इसके बाद जो है इन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो हमने आपको बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20। क्या है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 जो है वो कहता है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अब इससे का क्या तात्पर्य है? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, इसका क्या मतलब है? तो इसको हम कई पैरों में तोड़ के देखेंगे। कई पैरा जो है कई पार्ट में तोड़ के देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम पहले हम ये देखें कि ये जो अधिकार है ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को, परिषदों को और साथ में जो वैधानिक निकाय हैं उनको, इन सबको क्या होता है? मिलता है। इसके साथ ही हम देखेंगे ये जो आर्टिकल 20 है ये कहता है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मनमाने रूप से आपको क्या नहीं दे सकता? दंड नहीं दे सकता। जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे? किसी को भी उठाया और जितनी बार मन किया उतनी बार दंड दिया, और जितना कठोर हुआ उतना कठोर से कठोर दंड। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या नहीं कर सकता? मनमाने रूप से क्या नहीं कर सकता? मनमाने दंड से संरक्षण। मनमाने दंड से क्या किया गया है? संरक्षण। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि आर्टिकल जो 20 है उसमें कहा गया है, पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं, यदि हम इसके कई पार्टों में तोड़ के देखें तो आर्टिकल 20 जो है इसके पहले पार्ट में अगर हम तोड़ें इसे, तो पहले पार्ट को हम तोड़ सकते हैं कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समय, जिस समय उसने वो कृत्य किया है, कोई ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं किया गया है जिससे वो अपराध घोषित होता हो। समझ रहे हैं ना आप? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया और वो जो है उस कृत्य से संबंधित, उस कृत्य को अपराध घोषित करने से संबंधित कोई विधि बनी ही नहीं, तो वो व्यक्ति जो है अपराधी घोषित नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं घोषित होगा जब तक कि उसने उस समय, जिस समय वो कृत्य किया है, कोई उस विधि का उल्लंघन न किया हो जिससे वो अपराधी घोषित होता हो। तो पहली चीज ये कि जब तक उसने किसी विधि का उल्लंघन न किया हो, क्या न किया हो? उल्लंघन न किया हो।
अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं माना जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो कहता है कि उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं माना जाएगा जितनी कि उस समय उसमें लिखी गई हो। यानी कि यदि जिस समय उसने कोई कृत्य किया है और उसमें कोई लिखा गया है कि इस सज़ा के लिए, इस कृत्य के लिए इतनी सज़ा, तो उससे अधिक जो है, उससे अधिक के लिए क्या नहीं किया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी। तो उस समय प्रवृत्त विधि से अधिक सजा का भागीदार नहीं, सजा का भागीदार नहीं। तो आर्टिकल 20 जो है वो कहता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक दंड के लिए या एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये किस में है, केवल कानूनी और न्यायाधिकरण, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, केवल ये कानूनी और न्यायाधिकरण पर लागू होते हैं, प्रशासनिक चीज़ों पर लागू नहीं होते। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये केवल कानूनी और न्यायाधिकरण पर लागू होते हैं, प्रशासनिक उन पर लागू नहीं होते, प्रशासनिक विभागों पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने देखा कि पूर्व पद क्या है, पूर्व पद। अब यहाँ पे पूर्व पद का क्या मतलब है, पूर्व पद का क्या मतलब है? पूर्व पद जो है, पूर्व पद कहते हैं जो पूर्व रूप से या पूर्व व्यापी हो, यानी कि पहले से लागू हो सकता हो। अब पूर्व पद दो तरीके से, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल, एक क्रिमिनल और एक सिविल। जो क्रिमिनल लॉ हैं वो पूर्व रूप से लागू नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? जैसे कि मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब है, पूर्व पद का मतलब है कि जैसे कि आज किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई कृत्य किया और ऐसी कोई विधि नहीं, कोई घृणा कृत्य किया है इस बंदे ने, और ऐसी कोई विधि नहीं जो इस घृण्य कृत्य को अपराध घोषित करती हो। लेकिन अब सरकार के ऊपर अब दबाव बन रहा है कि इस व्यक्ति को जो है सजा मिले। तो सरकार के मन में ये आ सकता है कि हम अब जो है कोई विधि बनाएं और उस विधि के तहत इसको क्या कर दें,
अपराधी घोषित कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, कभी भी पूर्व पद लागू नहीं होता। यानी कि क्रिमिनल लॉ जो हैं जब बनते हैं उसी के बाद लागू होते हैं, पहले से लागू नहीं होते। पहले से का मतलब जैसे कि आज कोई क्रिमिनल लॉ बना है तो ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल पहले से या 2 महीने पहले से लागू हो, नहीं। सिविल लॉ लागू हो जाते हैं। सिविल लॉ का मतलब जैसे कि कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स अध्यारोपित करना है, तो टैक्स जो है वो 5 साल पहले से लगाया जा सकता है। जैसे अभी 2021 चल रही है, 2016 से अध्यारोपित कर दिया, तो ये है। तो क्रिमिनल लॉ में क्या नहीं लागू होता, पूर्व रूप से लागू नहीं होता, पूर्व रूप से लागू नहीं। लेकिन सिविल में क्या होता है, लागू हो सकता है। क्या है, लागू हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ना ऐसे इस टाइप के होते हैं, घर वाले समझा रहे हैं, मम्मी पापा समझा रहे हैं कि बेटा संभल जाओ, ऐसे काम मत किया करो, ये गलत काम है। तो उनकी समझ में फिर भी आता नहीं है, बेटा पढ़ ले, नहीं इन कामों में मत पढ़। लेकिन उनकी तो समझ में आता ही नहीं है, उनका तो माइंड ही उसी टाइप का है। घर वाले समझा रहे हैं, उसके दोस्त लोग समझा रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसा बन गया है कि क्या करे, अब बेचारा निकल ही नहीं पा रहा है। तो उनके लिए तो बस एक ही चीज़ है कि भाई जब आपके पाप का घड़ा भर जाए तो क्या कर सकते हैं आप, उस पाप के घड़े को उठा के उसकी जगह पे कोई ड्रम रख दीजिए। अब वो भरने वाला होगा, वो भर जाए तो कोई दूसरा बड़ा बर्तन रख दीजिए। क्या कर सकते हैं, आपका तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जब घड़ा भर जाए तो घड़े को उठा के वहाँ पर ड्रम रख दीजिए। आपको लगेगा कि अभी तो बहुत कम है, ड्रम भरने में तो टाइम लगेगा ना। आप टेंशन फ्री होके घर वालों की बिना सुने सब कुछ आराम से चलेगा। तो पूर्व पद जो है क्रिमिनल लॉज में लागू नहीं होता, सिविल लॉज में लागू होता है। तो ये क्या था हमारा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 जो है वो कहता है दोहरी क्षति से मुक्ति। दोहरी क्षति से मुक्ति क्या कहता है, दोहरी क्षति से मुक्ति। दोहरी क्षति से मुक्ति का मतलब हो गया कि एक ही कृत्य के लिए या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह है आपका दोहरी क्षति से मुक्ति। तो ये सब हमने देखा कि दरअसल है क्या। इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले थे दरअसल कि इसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी आज की क्वेश्चन थे। क्वेश्चन हमें देखने हैं दरअसल 27, 28, 29, 28, 29 क्वेश्चन करने वाले हम आज के। क्या क्या हैं वो। पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। दूसरा है हमारा कि संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार है। देखिए हमने संपत्ति का अधिकार पढ़ा था, तो मैंने जब ये शुरू ही हुआ था मौलिक अधिकार, तब मैंने आपको बताया था कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। और मैंने अभी भी जब मैं आर्टिकल 19 का F पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि देखिए आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का F, आर्टिकल 19 का F,
इन दोनों में संपत्ति के अधिकार था। इन दोनों को क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया 1978 में। और इसे आर्टिकल 300 क के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया, वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वैधानिक। तो वैधानिक अधिकार है। तो इसमें पूछ रहा है गलत, क्या पूछ रहा है, गलत। तो ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्या हो गया, बी। देखिए कोई और न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। पहले कितने हुआ करते थे, 7। कौन सा, उसमें एक शामिल था संपत्ति का अधिकार। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक ये चीज मिली है कि कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। तो पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। उसके जो ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ा करिए और उसके बाद जो है देखा करिए कि दरअसल इसमें है क्या। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। तो जब मैंने मौलिक अधिकारों की जो क्लास दूसरी स्टार्ट कराई थी, मैंने दूसरी क्लास की थी, तो मैंने आर्टिकल 13 के तहत आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो आर्टिकल 13 जो है वो क्या है, मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने वाली विधियों से क्या है, संबंधित है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। क्या कहता है, राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्य की परिभाषा। और जो आर्टिकल अनुच्छेद 11 है वो किससे संबंधित है, वो है नागरिकता से संबंधित। इसमें संसद को शक्ति मिली हुई है, संसद को शक्ति है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की। ठीक है, यहाँ से हमें आर्टिकल 11 के बारे में पता चला। आर्टिकल 21 जो है हम कल पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि जीवन से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन से संबंधित अधिकार। तो हमने देखा कि इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 13। क्या होगा, आर्टिकल 13। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। यानी कि जो हमने 5 आधार बताए थे आपको, कौन कौन से आधार थे वो, पहला था जन्म से, वंश, प्राकृतिक और रजिस्ट्रेशन, और लास्ट कौन सा था, लास्ट था क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि, ये वो 5 आधार थे। अब देखिए वंश ये रहा, पंजीकरण ये रहा, राज्य क्षेत्र सम्मिलित होना, राज्य क्षेत्र सम्मिलित होना, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। देखिए ये गलत हो गया, ये नहीं है शामिल। तो कौन सी रीति नहीं है, तो रीति कौन सी नहीं है, ये वाले, डी आंसर हो गया इसका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, देखिए आर्टिकल 3 आ गया। आर्टिकल 3 क्या है, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। आर्टिकल 3 है संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और इसके साथ ही साथ राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सब क्या है, आर्टिकल 3। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। ये हो गया गलत, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगा। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, ये सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं, तो ये हो गया गलत। पूछ रही है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, पहला गलत है और चौथा गलत है। पहला और चौथा गलत है, 2 और 3 आंसर है, दूसरा और तीसरा आंसर है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित विशेषताओं में संसदीय शासन की कौन सी विशेषता है। संसदीय शासन की विशेषताएं बतानी है। दरअसल हमने जब पढ़ा था तो संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन 2 विशेषताएं दे गए थे, संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन।
अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन में जो हेड होता है नाम मात्र का, वो सब एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। और जो संसदीय शासन में क्या होता है, कार्यपालिका के जो दो हेड होते हैं, एक वास्तविक हेड होता है उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, तो दो हेड होते हैं, यानी दो कार्यपालिका। तो पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली से कौन सा संबंधित नहीं? देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। सही बात है, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। लेकिन एकल कार्यपालिका किसकी विशेषता है? एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। किसकी विशेषता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, न कि संसदीय शासन प्रणाली की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 3। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से संघात्मक लक्षण विद्यमान हैं। संघीय लक्षण कौन कौन से हैं? संघीय, एक संघ जो है किसे बोलते हैं? तो संविधान सर्वोच्च है। सही बात है, हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। दूसरा है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ये भी सही है। संविधान द्वारा जो है संघ और राज्यों के बीच में क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का पृथक्करण। और जो तीसरा है, यहाँ हमारे यहाँ पे न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो हमारे यहाँ पे ये तीनों जो लक्षण हैं वो विद्यमान हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति पूछ रहा है। जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू जो है, हमने कल पता किया था कि हमने जब पढ़ रहे थे आर्टिकल 13 परसों, तब हमने जाना था कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 का स्पेशली 2, तो ये जो है आर्टिकल, वहाँ से क्या मिलता है? जुडिशरी रिव्यू। अभी हमने आर्टिकल 17 पढ़ा, अस्पष्टता का अंत। आर्टिकल 18 पढ़ा, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 जो है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। तो ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पढ़िए एक बार क्या क्या स्टेटमेंट है और क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखा करिए कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य। देखिए यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य, यानी कि सही क्या है। इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन हेड होता है? राष्ट्रपति। दूसरा है प्रधानमंत्री जो होता है वो विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा है इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। ये भी क्या है? सही है। तो इसके क्या हो गए? 3 हो सही हो गए। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, राजा जैसे कि ब्रिटेन में जो हेड है, और राष्ट्रपति जैसे कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय धारित नहीं कर सकता। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 18 के अंतर्गत कौन कौन सी उपाधि दी जा सकती हैं। तो जो दी जा सकती हैं ये पता है हमें, तो बाकी हमें ये पता है कि नहीं दी जा सकती। तो दीवानी बहादुर नहीं दी जा सकती। पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये क्या है? दी जाती हैं और दी जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। अभी हमने 6 अधिकार देखे थे आर्टिकल 19 में। कौन कौन से? ये आर्टिकल 19 के ए में था। संघ बनाने का अधिकार, ये भी था।
कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार, ये भी था आर्टिकल 19 के जी में। उपाधियों का अंत, ये किस में है? आर्टिकल 18 में। किस में है? आर्टिकल 18 में। तो आर्टिकल 19 में कौन सा नहीं है? ये नहीं है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों हमारा जो क्लास है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। बने रहिए, लगे रहिए, कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को। तो दोस्तों आज हम विदा लेते हैं यहीं पे, और अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखिए, और साथ ही साथ ओनो स्टडी चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।